हेलो एंड वेलकम टू द सॉल्यूशन सीरीज़ जहाँ पे हम लोग जेई मेंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन ऑफ शिफ्ट 1 ऑफ 25 जनवरी। ठीक है, सो अगेन द जो भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे उसका पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसे प्रीवियसली वीडियोज़ में बताया गया है। हम लोग पहले थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा रहा था और उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्लास वाइज डिवीज़न। तो क्लास वाइज डिवीज़न अगर देखा जाए तो 12th क्लास से 53% ऑफ द क्वेश्चंस कवर किया गया था और क्लास 11 से 47% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कवर किया गया था पेपर में। ठीक है, सो ऑलमोस्ट फिर से इस पेपर में भी 11th और 12th दोनों से बराबर लगभग वेटेज था। ठीक है, मतलब तुम किसी भी क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दोनों क्लास का प्रिपरेशन तुमको ठीक ठाक रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तुम इस पेपर में बढ़िया कर सकते थे। अब अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो सबसे पहले क्लास 11 से अगर टॉपिक वाइज देखें हम तो पेपर में क्वेश्चन ऑसिलेशन से आया था, केटीजी से आया था, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ग्रेविटेशन, देन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आए थे, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्रू आउट द चैप्टर्स, सारे ही चैप्टर से लगभग क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, सारे चैप्टर को कवर किया गया था, यहाँ पे हर चैप्टर से सवाल लिए गए थे। उसी तरीके से अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें 12th वाले पार्ट से, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई एटम, डुअल नेचर, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सो यहाँ पे भी 12th से भी लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को पिक किया गया था। ठीक है, तो 12th का भी डिस्ट्रीब्यूशन लगभग लगभग यूनिफॉर्म था। सो थ्रू आउट द चैप्टर्स सारे ही चैप्टर को लगभग लगभग इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो 11th और 12th दोनों का प्रॉपर रिवीजन होना बहुत ही कंपलसरी था यहाँ पे, तभी आप इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, सो एक एक करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, क्या सॉल्यूशंस है उनका, कितने टाइम में उन प्रॉब्लम को किया जा सकता था। ठीक है, जनरली तो आपको पता ही है कि 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन क्या आप 1 घंटे में कर सकते थे या 1 घंटे से कम समय में कर सकते थे या ज़्यादा समय लगता, वो सब सारी चीज़ें हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन को देखो, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 20 किलोवोल्ट हैज़ अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट। ठीक है, if the voltage is increased to 40 kilovolt then the de Broglie wavelength associated with the electron beam would be। ठीक है, सो इनिशियली जो है वोल्टेज 20 किलोवोल्ट का लगाया जा रहा है, उस समय डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नोट के बराबर आ रहा है, और जब वोल्टेज अप्लाइड 40 किलोवोल्ट किया जा रहा है तब लैम्डा के बारे में पूछा जा रहा है कि लैम्डा तब कितना हो जाएगा। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ये होता है h बाई मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सिंस यहाँ पे वोल्टेज से एक्सलरेट किया जा रहा है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है E इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया जा रहा है, सो Q की वैल्यू E के बराबर हो जाएगा, सो E इंटू डेल्टा वी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विल बी अंडर रूट ऑफ डेल्टा V2 बाई डेल्टा V1। सो जब वोल्टेज अप्लाइड 20 किलो वोल्ट है तो लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट के बराबर है, और जब वोल्टेज अप्लाइड 40 किलो वोल्ट के बराबर है तब अपने से पूछा जा रहा है। सो वी कैन से दैट लैम्डा नॉट बाई लैम्डा आस्क्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 किलोवोल्ट बाई 20 किलोवोल्ट। सो
यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू बताई जा सकती है डायरेक्टली, जो कि हो जाएगी लैम्डा नॉट बाई √2। सो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें ये आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इजी साइड पे रखा जा सकता है इस प्रॉब्लम को, इजी टू मॉडरेट साइड में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड CD। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक रॉड है CD और इससे यहाँ पे एक वेट को टांगा गया है 8 kg का, ऑफ 2 kg एंड लेंथ 1 मीटर पाइवोटेड एट इट्स एंड C। ठीक है, ऑन अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। इट इज सपोर्टेड बाई केबल AB सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन द टेंशन इन द केबल इज। तो जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रॉड है, इधर के एंड पर एक मास को लटकाया गया है स्ट्रिंग के हेल्प से, और एक दूसरा स्ट्रिंग जो है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है AB के फॉर्म में। सो अपने को बताना है कि इस AB वायर में या AB स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। ठीक है, सो अगर इसका FBD ड्रॉ करोगे, अगर रॉड AB का, सॉरी रॉड CD का, तो इस तरफ से 8 किलो लटकाया गया है। सो हेंस यहाँ से जो फोर्स लगेगा इस पे वो 80 न्यूटन के बराबर होगा। रॉड का खुद का मास 2 किलो है, सो इसका mg जो होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, जो कि होगा इस बीचों बीच, और वैल्यू होगा 20 न्यूटन। और केबल AB को कनेक्ट किया जा रहा है B पॉइंट पे, सो यहां पे टेंशन की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी। ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, और ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हैं ये 60 सेंटीमीटर से C से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो अपने को इसी T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो सिंस ये इक्विलिब्रियम में है पूरा पूरा सिस्टम, तो हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। इस कोने वाले पॉइंट को पकड़ लो, इस एक्सिस के अबाउट इन सारे फोर्सेस का टॉर्क जो होगा वो बैलेंस्ड आउट होगा। ठीक है, सो 20 और 80 न्यूटन का टॉर्क एक डायरेक्शन में है इधर की तरफ, और टेंशन का टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन में। सो वी कैन से दैट torque of tension about this axis, that is 60/100 into T into sin 30 is equal to torque of ये दोनों फोर्स, that is ये हो जाएगा हाफ मीटर पे 20 वाला, तो हाफ इंटू 20 प्लस 1 इंटू 80। सो ये और ये कटा, ये 10 आया। ठीक है, एक जीरो यहाँ से काट दो, सो यहाँ से मिल जाएगा तुमको 3T/10 इज इक्वल टू 90। इस वजह से T की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन के बराबर। सो टेंशन जो इस केबल में लग रहा है वो 300 न्यूटन के बराबर लग रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। तो डिसेंट प्रॉब्लम था ये। ठीक है, इसको मॉडरेट साइड में रख सकते हो। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। Carnot engine with efficiency 50% takes heat from a source at 600 Kelvin. In order to increase the efficiency to 70%, keeping the temperature of sink same, the new temperature of the source will be. ठीक है, सो थर्मोडाइनमिक्स का प्रॉब्लम है, कार्नोट इंजन का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर इफिशियंसी 50% है और सोर्स का टेम्परेचर उस समय 600 केल्विन है, अगर इफिशियंसी को 70% करना है सिंक टेम्परेचर सेम रखते हुए, देन व्हाट शुड बी द सोर्स टेम्परेचर। सो इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है 1 - T2/T1, where T2 is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the source. सो इनिशियली इफिशियंसी 50% है, सो ईटा की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ये हो जाएगा 1 माइनस सिंक टेम्परेचर बाई सोर्स टेम्परेचर जो कि दिया हुआ है 600। सो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 300 के बराबर। सो सिंक टेम्परेचर जो होगा वो 300 के बराबर हो जाएगा। अब दूसरे केस में इफिशियंसी जो है वो 70% के बराबर होनी चाहिए। सो ईटा की वैल्यू हो जाएगी 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सोर्स टेम्परेचर रिक्वायर्ड। टी डैश की वैल्यू निकालनी है अपने को। सो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो। सो ये हो जाएगा 0.3, ये बेसिकली आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 300 बाई टी डैश
ये हो जाएगा 0.3 के बराबर। सो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी 300 बाई 0.3, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 केल्विन के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये भी डिसेंट प्रॉब्लम था, ये भी मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। T is the time period of a simple pendulum on the Earth's surface. Okay, its time period becomes xt when taken to a height of r, which is equal to the Earth's radius above the Earth's surface. ठीक है, then what is the value of x? जब पेंडुलम अर्थ सरफेस पे है तो उस समय टाइम पीरियड t के बराबर है। अगर पेंडुलम को अर्थ सरफेस से हाइट r पे ले जाया जा रहा है, उस समय पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। और टाइम पीरियड का फॉर्म जो दिया हुआ वो x इंटू टी के फॉर्म में दिया हुआ है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो एज वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो एट सरफेस ऑफ अर्थ g का वैल्यू हो जाएगा gm इंटू आर स्क्वायर, और t डैश जब इसको हाइट पे ले जाया जा रहा है तो उस समय टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी एम बाई 4r स्क्वायर। जो हाइट होगा बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ से वो 2r के बराबर हो जाएगा। सो 2r का स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर। ठीक है, सो इन दोनों को कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये बेसिकली 2t के बराबर हो जाएगा, हेंस x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, g की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये भी प्रीटी मच डिसेंट प्रॉब्लम था, डायरेक्ट प्रॉब्लम था। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना था इसमें, इसको भी इजी टू मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Assume that the earth is a solid sphere of uniform density and a tunnel is dug along its diameter throughout the earth. ठीक है, it is found that when a particle is released in this tunnel, it executes SHM, simple harmonic motion. Then if the mass of the particle is 100 gram, then the time period of the motion of the particle will be. G की वैल्यू दे रखी है और रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है। ठीक है, सो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है, सिंस ये थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत सारे लाइन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको फिगर आउट कर सकते हो लाइंस को। सो यहाँ पे अर्थ को एज अ सॉलिड स्फीयर ट्रीट किया जा रहा है और इसके डायमीटर पर एक टनल बनाया जा रहा है। सो यहाँ पे एक टनल बनाया जा रहा है और बीच में यहाँ पे सेंटर है अर्थ का। एक पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, इस पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर ये SHM करेगा तो। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले इसका SHM प्रूफ करते हैं। सो अगर मान लो ये तुम्हारा अर्थ है और ये तुम्हारा पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M मान लिया जाए, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा और वो फोर्स होगा GMM by r cube into x, where x is the distance from center। अगर सेंटर से डिस्टेंस x पे ये पार्टिकल है तो जो टोटल फोर्स लगेगा पार्टिकल पे उतना होगा, मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, एंड सिंस फोर्स इज टुवर्ड सेंटर इट इज रीस्टोरिंग इन नेचर। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है और ये रीस्टोरिंग है, देयरफॉर यहाँ पे ये SHM करेगा। हेंस टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट मास बाई कोफिशिएंट ऑफ x, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी m बाई GMM इंटू आर क्यूब, ये कोफिशिएंट ऑफ x है बेसिकली। सो m से m कट जाएगा, GM और r क्यूब इनकी वैल्यूज तुम पुट कर दोगे, वैल्यूज पुट करोगे, सारे के सारे SI यूनिट्स में रखना होगा तुम्हें। r दे रखा है और GM बाई आर स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 10 वो भी दे रखा है। वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1 आवर 24 मिनट्स। सो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये अच्छे प्रॉब्लम में काउंट किया जा सकता है, मॉडरेट साइड में इसको रखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस x विद स्पीड v2 in the same direction, then the average speed of the car is।
तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड आपको पता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज x प्लस एक्स बाई टोटल टाइम। पहले डिस्टेंस को कवर हो रहा है वेलोसिटी या स्पीड v1 से, सो पहला x को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा x बाई वी वन, और दूसरे x को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा x बाई वी टू। x को कॉमन निकाल के यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 v2 बाई v1 प्लस v2, साथ में एक 2 का भी फैक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। सो बहुत इजी प्रॉब्लम था, डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 2 millimeter. Okay, space between the plates is filled with a dielectric medium of thickness 1 millimeter and dielectric constant 5. Then capacitance of the system is. So question ये भी थोड़ा डिसेंट है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखो ये दिया गया है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिनके बीच का जो गैप है वो 2 मिलीमीटर के बराबर है। अब हो क्या रहा है, इस गैप में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरा जा रहा है जिसका विड्थ है 1 मिलीमीटर के बराबर। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाला जा रहा है जिसका विड्थ है 1 मिलीमीटर के बराबर। सो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए तुम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको एक कैपेसिटर मान सकते हो, एक इसको दूसरा कैपेसिटर मान सकते हो। मतलब इसको कैपेसिटर C1 मान सकते हो, इसको कैपेसिटर C2 मान सकते हो। So you can say that C1 and C2 are in series, hence 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So 1 by C1 की वैल्यू अब अगर निकाली जाए तो ये हो जाएगा D by KA एप्सिलॉन नॉट, और C2 की वैल्यू हो जाएगी D by A एप्सिलॉन नॉट। एरिया की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू 1 मिलीमीटर ये दे रखा है, दोनों के लिए 1 मिलीमीटर। एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में अपने को आंसर निकालना है, और K डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है जो कि है 5 के बराबर। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी 10/3 एप्सिलॉन नॉट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3rd, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये भी मॉडरेट साइड में इसको रखा जा सकता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है, अपने को पिक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर टी स्क्वायर। सो ऑप्शन देखने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3RT बाई मोलर मास। सो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3rd। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था ये, ठीक है। फॉर्मूला याद होता तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते थे। सो दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इस साइड के लिस्ट को इस साइड के लिस्ट से मैच करना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एसआई यूनिट से इसका मैच कराना है अपने को। तो सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ। तो ये हो जाएगा kg पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ होता है मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, kg पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए ऑप्शन विल मैच विथ ऑप्शन 4। तो ए ऑप्शन 4 के साथ सिर्फ 1 और 2 में है, मतलब ये दोनों तो हट ही गया, इसको हटा ही दो। फिर ए और 1 और 2 में देख सकते हो कि बी दोनों में 3 दे रखा है, तो सी वाले को मैच करा सकते हैं। अब सी वाले को देखो, या डी वाले को भी मैच करा सकते हो। जैसे इम्पल्स है, इम्पल्स होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। सो kg मीटर पर सेकेंड है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड वन। सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन अगर हट रहा है तो हटा दो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही तो फायदा है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ ऑप्शंस को हटाने का, तो आप बेशक उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या रहता तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन सिंस यू आर इनटू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑप्शंस अगर हटाने का मौका मिल रहा है हटा दो उसको। कम से कम मेहनत में सवाल होना चाहिए,
ठीक है, मैंने यहाँ पे इन दोनों का बस निकाला और इसका मुझको आंसर मिल गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी साइड में प्रॉब्लम इसको भी रखा जा सकता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In an LC oscillator, if values of inductance and capacitance become twice and 8 times respectively, then the resonant frequency of oscillator becomes x times its initial resonant frequency omega naught. Then the value of x is. So सवाल में ये बोला जा रहा है कि इनिशियली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा नॉट, वो है अंडर रूट LC। तो ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के टर्म्स में निकालना है जब कैपेसिटेंस को डबल किया जा रहा है, सॉरी कैपेसिटेंस को 8 टाइम्स किया जा रहा है और इंडक्टेंस को डबल किया जा रहा है। मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8L इंटू 2C। सो ये बेसिकली हो जाएगा 1/4 रूट LC, मतलब ये हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई 4। सो बेसिकली इट इज बिकमिंग 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, इजी प्रॉब्लम था ये भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस इज। तो ये तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेशियो विल बी 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, हेंस यू कैन डायरेक्टली टिक द ऑप्शन 1:1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A message signal of frequency 5 kHz is used to modulate a carrier signal of frequency 2 MHz. Then the bandwidth for amplitude modulation is. So telecommunication का प्रॉब्लम है। So जैसा कि आपको पता है कि बैंडविड्थ जो है वो होता है FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM के बराबर। This is the maximum frequency that can be transmitted. This is the minimum frequency that can be transmitted. So बैंडविड्थ जो होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। C इज फॉर करियर, M इज फॉर ओरिजिनल। सो इस वजह से बैंडविड्थ का वैल्यू हो जाएगा 2FM। FM की वैल्यू जो है वो 5 किलोहर्ट्ज है, करियर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 मेगाहर्ट्ज है। इस वजह से बैंडविड्थ विल बी 10 किलोहर्ट्ज के बराबर। दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रॉब्लम था। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। All electromagnetic wave is transporting energy in the negative z direction. ठीक है, at a certain point and certain time the direction of electric field of the wave is along positive y direction. Then what will be the direction of magnetic field at that point and instant? तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एनर्जी जो है निगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वेव इज प्रोपोगेटिंग इन निगेटिव जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये भी दिया हुआ है। सो वी हैव टू कमेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे राइट हैंड रूल का यूज करके या पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता सकते हैं कि वो किधर है। सो मैं तीनों एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स वाई और जेड। ये वाई होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। ठीक है, सो निगेटिव एक्स में, निगेटिव जेड में वेव है, पॉजिटिव वाई में ई है। सो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपेगेट होता है एज पर पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर। सो जैसा कि आप यहाँ पे राइट हैंड रूल से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब पॉजिटिव एक्स में। एक्स के डायरेक्शन में होगा या पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा तभी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। हेंस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो थोड़ा सा एनालिटिकल प्रॉब्लम था। इस एनालिसिस से, राइट हैंड रूल से आप इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है इसको। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 centimeter. Then the distance between slits and screen is 1 meter and wavelength of used monochromatic light is 600 nanometer. Then the separation between the slits is. तो क्वेश्चन प्रीटी मच डायरेक्ट है। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है वो 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मतलब y की वैल्यू 5 है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। पांचवा ब्राइट फ्रिंज है, सो n की वैल्यू 5 होगी। सो y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 5 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, सो n की वैल्यू 5 है, लैम्डा 600 नैनोमीटर है, सो इट विल बी 600 × 10⁻9।
Distance between slit and screen is 1, therefore capital D is 1 and hence we can calculate small d. So यहाँ से कैलकुलेशन आप करोगे तो स्मॉल d की वैल्यू जो होगी वो आएगी 60 माइक्रोमीटर के बराबर। ठीक है, प्रीटी मच डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम था, इसमें आपको मैच द कॉलम करना था चारों के लिए। सो देखते हैं फिर से, सिंस यहाँ पे मैच द कॉलम करना है आपको, आप ऑप्शंस को नलीफाई कर सकते थे पहले ही, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस जो है ऑलमोस्ट डिफरेंट ही हैं। ठीक है, सो अगर ऑप्शन नलीफाई करने का आपको चांस मिलेगा तो आप उसको पहले ही कर सकते हैं। सो सबसे पहले ए का मैग्नेटिक फील्ड मैच कराते हैं इधर से। ठीक है, सो अगर हम ए को देखें, ए वाले पार्ट को देखें, तो यहाँ पे दो पोर्शंस हैं, एक तो एक इन्फानाइट वायर है और एक सर्कुलर वायर है जो ऐसे घूम रहा है। तो इन्फानाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट ओ पे, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, और इसका डायरेक्शन होगा राइट हैंड रूल से बाहर की तरफ। और जो सर्कल है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर। अंदर मतलब उसका आएगा माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई। सो जो कट रहा है उसको काट दो यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 कट गया और यहाँ से 2 पाई और ये कट गया, ये 2 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 पाई आर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये थर्ड वाला मैच हो रहा है। सो ए विल मैच विथ थर्ड। अब ऑप्शन में देखा जाए तो ए इज मैचिंग विथ थर्ड इन दीज टू ऑप्शंस, मतलब सेकंड और फोर्थ तो हट गया। ठीक है, तो फिर से सारे सॉल्व करने की बजाय आप सिर्फ बी वाला आप निकाल सकते हैं। बी वाला जो भी मैच करेगा वो सही हो जाएगा। तो बी वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, अब बी वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ओ पे। सो यहां पे 3 सेगमेंट्स हैं, एक ये वायर, एक ये वायर और एक ये सेमी सर्कुलर वायर। सो ये वायर एक सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी वायर एक सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये सर्कुलर आर्क की तरह है। ठीक है, मतलब बेसिकली सेमी सर्कुलर आर्क है। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और इसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी सेम वही आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और इसका डायरेक्शन भी बाहर ही है, मतलब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर बाहर के डायरेक्शन में ही। और जो आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क, इसका डायरेक्शन भी बाहर ही आ रहा है, जिसका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई। सो इसका मतलब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर। सो 2 पाई आर को बाहर लोगे तो सेकंड का ऑप्शन 1 के साथ मैच करेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। सारे को सॉल्व करने की बजाय आप बस इस तरीके से स्मार्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए थे आपको स्ट्रेट वायर्स के, सेमी सर्कुलर आर्क के, तभी आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, असर्शन एंड रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है ये। सबसे पहला असर्शन वाला स्टेटमेंट देखते हैं। फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस यूजुअली फॉर मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। फोटोडायोड्स तो रिवर्स बायस में यूज होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। रिवर्स बायस में यूज होता है तभी तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो उस पर पड़ रहा है वो आसानी से मेजर हो सकेगा। ठीक है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो जो भी सर्किट में फोटोडायोड को यूज किया जा रहा है उसका भी मेजरमेंट उस डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा, दैट विल गिव सम रॉन्ग रीडिंग्स। सो ये रिवर्स बायस में यूज होना चाहिए, ना कि फॉरवर्ड बायस में। नाउ कमिंग टू द रीजन, फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड applied voltage V, the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias. For VZ is greater than V0, where V0 is the threshold voltage and VZ is the breakdown voltage. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा करंट होता है, रिवर्स बायस में जो है वो नेग्लिजिबल करंट होता है। सो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, स्टेटमेंट बी इज ट्रू, मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड।
इजी प्रॉब्लम था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम था, देखते हैं यहाँ पे। सोलेनॉइड ऑफ 1200 टर्न्स इज वाउंड यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल लेयर ऑफ ग्लास ट्यूब 2 मीटर लॉन्ग एंड 0.2 मीटर इन डायमीटर। 2 मीटर लॉन्ग है और 0.2 मीटर इन डायमीटर है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज इन्फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट इज। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात हो रही है, यूनिट भी देख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर है। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट। सो सिंस इट इज अ इन्फाइनाइट solenoid, it can be taken as infinite solenoid, so magnetic field will be mu naught Ni divided by mu naught कट गया n. Now n is the number of turns per unit length, so it will be 1200 by total length, that is 2 into I, that is 2, hence it will be 1200. So 1200 बोलने का मतलब ये हो जाएगा 1.2 into 10⁻3. So correct option will be option 2. So इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ यूनिफॉर्म मेटलिक वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो कराया मतलब फ्लो करेगा अगर 3.4 वोल्ट बैटरी के साथ अगर इसको कनेक्ट किया जा रहा है तो। नाउ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म मेटलिक वायर इज 8.92 × 10⁻³ kg, डेंसिटी इज गिवन, रेजिस्टिविटी इज गिवन, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पे लगाया जा सकता है ρl बाई ए। सिंस यहां पे मास और डेंसिटी दे रखा है तो हम यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ρl² बाई ए इंटू एल। एरिया इंटू लेंथ बिकम्स वॉल्यूम, ρl² बाई वॉल्यूम। ये रो डेंसिटी नहीं है, ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट से निकाला जा सकता है। सो रेजिस्टेंस बिकम्स वोल्टेज बाई करंट, दैट इज 3.4/2। सो लेफ्ट साइड में अपने को ये वैल्यू पता चल गया है, दैट इज 1.7। राइट साइड में रो और वॉल्यूम की वैल्यू निकाली जा सकती है। रो इनफैक्ट दिया हुआ है और वॉल्यूम हम मास बाय डेंसिटी से निकाल सकते हैं। सो एल कैन बी कैलकुलेटेड। सो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करोगे तो एल की वैल्यू आएगी यहां से 10 मीटर के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था ये, मॉडरेट साइड में रख सकते हैं इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a ball filled with very hot soup cools from 98 degree centigrade to 86 degree centigrade in 2 minutes when the room temperature is 22 degree centigrade. How long will it take to cool from 75 to 63 degree? So Newton's law of cooling के ऊपर का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर और जो इस सूप का टेम्परेचर है उनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस जब ज्यादा है तो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो बेसिकली हम इंटीग्रेशन करके जो निकालते हैं, हम यहां पे दूसरा वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, जो बिना इंटीग्रेशन का आता है। जो बिना इंटीग्रेशन का आता है बोलने का मतलब -dt/dt इज इक्वल टू k t - ts। जब t - ts की वैल्यू काफी छोटी होती है या अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कम होती है, तब हम इसको इंटीग्रेट करके आगे सॉल्व करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनता है। लेकिन सिंस यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम नहीं है, इस वजह से इसको सॉल्व करने के लिए हम dt की जगह पर रखते हैं t फाइनल माइनस t इनिशियल, dt की जगह पे t, k वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे t की जगह पे ti प्लस tf/2 और ts वैसा का वैसा। सो दूसरा वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, पहले केस में 98 से 86 जा रहा है 2 मिनट में। सो पहला इक्वेशन बन जाएगा 86 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k टाइम्स 98 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 22। ये सबसे पहला इक्वेशन मिलेगा आपको। और दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा जब
75 से 69 जा रहा है, सो दूसरा इक्वेशन मिलेगा आपको -69 माइनस 75 बाई टी, जो कि कैलकुलेट करना है अपने को, इज इक्वल टू के टाइम्स 69 प्लस 75 बाई 2 माइनस 22। ये आपका बनेगा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू जो मिलेगी आपको यहाँ पे, तो t की वैल्यू जो मिलेगी आपको यहाँ पे वो मिलेगी 1.4 मिनट के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। तो थोड़ा सा ध्यान रखना था इस प्रॉब्लम में, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था ये। Coming to the next problem, a car is moving with a constant speed of 20 meter per second in a circular horizontal track of radius 40 meter. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string, then the angle made by the string with the vertical will be. तो एक कार है, सर्कल में घूम रहा है, कार के अंदर एक पेंडुलम को लटका दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि ये पेंडुलम जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं स्यूडो फोर्स के हेल्प से। सो पेंडुलम का अगर हम एफबीडी बनाएं तो विथ रिस्पेक्ट टू कार, यहाँ पे एक बेसिकली डायग्राम अगर हम देखें, ये हम डायग्राम बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो एक तो फोर्स लगेगा यहाँ पे mg और एक स्यूडो फोर्स लगेगा इधर जो कि होगा m²L। तो वर्टिकल से एंगल कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पे थीटा लगेगा, इसको थीटा मान लेते हैं, और टेंशन आएगा यहाँ पे। सो विथ रिस्पेक्ट टू कार एफबीडी विल बी दिस, ये तीन फोर्सेज आएंगे यहाँ पे, टेंशन इधर की तरफ, स्यूडो फोर्स और mg। सो सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम वी कैन से दैट टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू mg और टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू m²L। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। सो t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg एंड t sin थीटा विल बी इक्वल टू m²L। दोनों को आप डिवाइड करोगे जब, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ω²L/g। सो ओमेगा की वैल्यू जो है यहां से डाली जा सकती है। स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, L दैट इज रेडियस इज 40 मीटर। सो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू ω/L से निकाल सकते हो ओमेगा। सो v विल बी इक्वल टू v इज गिवन 20, L इज गिवन 40, तो ओमेगा इज हाफ। सो ओमेगा की वैल्यू डालो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4, L की वैल्यू दैट इज 40 एंड G की वैल्यू दैट इज 10, तो ये कट के 1 के बराबर आ जाएगा। सो tan थीटा इज कमिंग 1, हेंस एंगल विल बी π/4 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एक एनालिसिस यहाँ पे करना था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बोला जा सकता है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब आप इंटीजर वाले सेगमेंट में यहाँ पे पहुंच गए हैं। 10 प्रॉब्लम है आपके पास, इन 10 में से आपको 5 पिक करने थे, कोई भी 5 प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है वो लेंदी था या कौन सा क्वेश्चन लेंदी नहीं था। तो जनरली जो ट्रेंड है जेई पेपर का, उसमें इंटीजर टाइप थोड़े मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में आते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पिक करना होगा उन क्वेश्चंस को जो थोड़ा कम टाइम में सॉल्व हो सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इन इंटीजर प्रॉब्लम्स को। तो पहला प्रॉब्लम को देखते हैं इंटीजर में। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास प्लेट हैविंग थिकनेस √3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2. The angle of incidence of a ray is equal to the critical angle for glass air interface. Then the lateral displacement of the ray when it passes through the plate is in centimeter. Given sin 15 degree is 0.26. ठीक है, सो इस लैंग्वेज को सबसे पहले क्रैक करते हैं। यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है जिसका थिकनेस दे रखा है आपको √3 मीटर के बराबर, सॉरी √3 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है √2। एक लाइट को इस पे इंसिडेंट कराया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि लाइट जब यहां से एग्जिट करेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो इफ वी ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट, तो ये सबसे पहले यहां से बेंड होगा, फिर यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ओके,
इसको एक्सटेंड करने के बाद अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, देन दिस विल बी योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सो गिवन ये है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वैल्यू पे इसका इंसिडेंस हो रहा है। सो एज यू कैन सी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √2, ये हवा है 1, सो क्रिटिकल एंगल कम्स आउट टू बी 1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, दैट इज दिस इज 45 डिग्री। सो अगर ये 45 डिग्री है तो इस यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ का यूज किया जाए तो 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर, सो आर कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। सो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। सो इस वैल्यू को मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट दिस वी नीड दिस लेंथ, ये वाला लेंथ चाहिए मुझको, ये लेंथ दिया हुआ है। सो सिंस ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें देन cos 30 इज दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, इस लेंथ को मैं L मान लेता हूं। सो cos 30 दैट इज √3/2 इज इक्वल टू √3/L, सो L कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सो आई नीड दिस एंगल। सो ये 45 है, ये 30 है, तो ये 15 डिग्री हो गया। सो नाउ वी कैन से दैट sin 15 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लेंथ x डिवाइडेड बाय L, दैट इज 2। sin 15 की वैल्यू 0.26 दे रखी है, सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 0.52 सेंटीमीटर। सो हेंस करेक्ट आंसर विल बी 52। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम था ये, ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना था TIR का और स्नेल्स लॉ का, इस वजह से मैं इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रख सकता हूँ, ठीक है। सो अच्छा प्रॉब्लम था ये। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B इज, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया मतलब निकालना है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द फिगर, यहां पे एक वायर को कनेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों सर्किट से बाहर हो गया। सो द इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स 3 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, और इधर 6 ओम। सो 3 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 6 ओम, 1 2 3 4, ये चारों बस सर्किट का हिस्सा होगा, बाकी सब जो है वो उसका कोई बेसिकली एग्जिस्टेंस कोई मैटर नहीं करेगा। सो इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। सो ये दोनों पैरेलल में है, इट बिकम्स 1 ओम। सो 3 1 एंड 6 बिकम्स इन सीरीज, सो टोटल आर इक्विवेलेंट बिकम्स 10। सो 10 ओम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इजी टू मॉडरेट साइड में प्रॉब्लम रखा जा सकता है। Coming to the next problem, as shown in the figure, in an experiment to determine Young's modulus of a wire, the extension load curve is plotted. तो extension versus load का कर्व जो है प्लॉट कर रखा है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। This curve is a straight line making angle 45 degree. Means slope of this curve is 1. Now आगे पढ़ते हैं। The curve is a straight line passing through the origin and makes an angle 45 degree with the load axis, जैसा भी डिस्कस किया। The length of wire is 62.8 centimeter and its diameter is 4 millimeter. Then Young modulus is found to be x into 10 raised to power 4. What is the value of x? So as per this curve, हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं y is equal to mx के फॉर्म में। So extension will be delta L is equal to m, that is 1 into x, that is load, that is force. So यहाँ से अपने को मिल जाएगा delta L is equal to f. Now using Hooke's law, we can say that F by A is equal to Y delta L by L. So F और delta L कट गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. So Y comes out to be L by A. So length of the wire is given, that is 62.8 centimeter, and area can be calculated with the help of diameter. So it becomes 62.8 into 10 raised to power minus 2 by area. Area becomes pi r square, so pi into r square. So y की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है और ये वैल्यू आएगा,
सो यहाँ पे आप देखिए इसको क्या आ रहा है, ये हो रहा है 62.8 इंटू 10⁻² और नीचे आ रहा है 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। सो ये और ये कटा तो ये 20 से कटा, और ये कटा तो 5 से कटा, सो ये बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁴। सो करेक्ट आंसर विल बी 5। ठीक है, तो प्रीटी मच डिसेंट प्रॉब्लम था ये। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, ये भी मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। An object of mass m initially at rest on a smooth horizontal plane starts moving under the action of force F is equal to 2 Newton. So यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, F को यहाँ पे लगाया जा रहा है किसी थीटा पे, F की वैल्यू फिक्स है, that is 2 Newton. In the process of its linear motion, the angle theta is shown in the figure between the direction of force and horizontal varies as theta is equal to kx. थीटा जो है वो वैरी हो रहा है kx के हिसाब से, where k is a constant and x is the distance covered by the object from its initial position. Then the expression of kinetic energy of the object is n by k sin theta, then the value of x is. ठीक है, so जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हमें हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। नाउ F तो यहां पे लग रहा है, लेकिन जो इसको ट्रांसलेट कर रहा है वो F का इधर वाला कंपोनेंट कर रहा है। सो वी कैन से दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इज F cos थीटा। सो वी कैन से दैट mv dv by dx इज इक्वल टू F cos kx। सो m की वैल्यू दी हुई है, अच्छा m की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, F की वैल्यू दी हुई है, F जो है वो 2 न्यूटन है। ठीक है, सो dx को इधर कर दो, सो mv dv इज इक्वल टू F cos kx dx। लेट्स इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रेट करने के बाद लेफ्ट साइड में आ जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 और राइट साइड में आ जाएगा F sin kx डिवाइडेड बाई k। ठीक है, इसी की वैल्यू चाहिए थी अपने को, सो दिस बिकम्स 2 बाई k sin kx। kx की जगह पे थीटा रख सकते हो, सो x बिकम्स 2। ठीक है, तो m की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, डायरेक्टली इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम अप्रोच किया जा सकता है। सो मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था ये भी। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो वी कैन से दैट sc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 13.6 सेकेंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, सो इट बिकम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो ये पहले स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन विल बी 20/x लैम्डा नॉट। तो दूसरे वाले के लिए sc बाय लैम्डा की वैल्यू है 13.6 एंड एक्साइटमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट पे जा रहा है, मीन्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्साइटेड स्टेट कब है, ऑर्बिट कब है। सो लैम्डा को लैम्डा नॉट के टर्म्स में अपने को लाना है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे और इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/27 लैम्डा नॉट। सो x बिकम्स 27। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी अच्छा प्रॉब्लम था, मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस CM passing through its center and perpendicular to the plane of the disk. So this is a disk and CM is an axis passing through the center of the disk and perpendicular to the plane. ठीक है, IAB is its moment of inertia about an axis AB perpendicular to the plane and parallel to axis CM at a distance 2/3 r from center, where r is the radius of the disk. Then the ratio of IAB and ICM is x:9. Find the value of x. So ICM is mr²/2 directly. एंड IAB, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला जा सकता है। इट विल बी mr²/2 प्लस md², where d is 2r/3 का स्क्वायर। दोनों का डिवाइड कर दो तो ICM by IAB, इट विल कम आउट टू बी
17/9। सो x की वैल्यू जो होगी वो 17 के बराबर हो जाएगी। तो प्रीटी मच डायरेक्ट प्रॉब्लम था, पैरेलल एक्सेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। इजी टू मॉडरेट साइड में रख सकते हो इसको। Coming to the next problem, the distance between two consecutive points with phase difference of 60 degree in a wave of frequency 500 Hz is 6 meter. Wave का problem है ये। Then the velocity with which wave is traveling is. तो phase difference दो point के बीच का 60 डिग्री है। So phase difference can be given as k into delta x और ये pi/3 के बराबर है। Delta x is called path difference. Now k can be given as velocity जो होता है वो ओमेगा बाई k के बराबर होता है और ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर होता है। सो k कैन बी गिवन एज 2πf डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इंटू डेल्टा एक्स दैट इज 6 इज इक्वल टू pi/3। सो f की वैल्यू भी दे रखी है जो कि है 500 है, v निकालना है। सो इट बिकम्स दिस। सो यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई कट गया, ठीक है। v को इधर भेज दो और उसको इधर भेज दो। सो v बिकम्स 1000 इंटू 18, मतलब ये हो जाएगा 18,000 मीटर पर सेकेंड। सो किलोमीटर पर सेकेंड में लाना है, मीन्स वेलोसिटी बिकम्स 18 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से प्रॉब्लम को किया जा सकता है। ये भी प्रीटी मच डिसेंट प्रॉब्लम था, इजी टू मॉडरेट साइड, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम is created between two parallel charged plates as shown in the figure। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। An electron enter the field symmetrically between the plates with a kinetic energy of 0.5 electron volt। The length of each plate is 10 centimeter, लेंथ दिया हुआ है। Then the angle of deviation of the path of the electron as it comes out to the field is। तो कितना डेविएट हुआ है ये अपने को निकालना है। सो डेविएशन निकालने के लिए मैं इसको x मान ले रहा हूं और इसको y मान ले रहा हूं, ठीक है। सो फॉर x डायरेक्शन vx इज वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.1/vx वेयर vx इज द वेलोसिटी इन x, और vx की वैल्यू हम इस काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। हाफ mv² की वैल्यू 0.5v के बराबर है। सो vx की वैल्यू हो जाएगी, यहां से हम देख सकते हैं हाफ mv² जो है वो 0.5v के बराबर है। तो 0.5 और 2 तो कट गया, v की वैल्यू आ जाएगी √e/m। सो ये हो जाएगा, t की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1 इंटू √e इंटू √m, ठीक है। ये x के डायरेक्शन से टाइम निकल गया। नाउ y डायरेक्शन से अगर हम देखें तो हमें बेसिकली vy चाहिए सो दैट वी कैन फाइंड tan थीटा। सो vy निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं, vy इज इक्वल टू u प्लस at, u इज 0 एंड a इज e/m इंटू t। सो t की वैल्यू यहाँ पे डालो, e की वैल्यू दे रखी है दैट इज 10। सो ये हो जाएगा e इंटू 10/m इंटू t दैट इज 0.1 √m/e। सो 1 और 10 कट गया, मतलब ये वैल्यू भी आ गई √e/m। So vy is √e/m, vx is also √e/m, means tan theta is equal to vy by vx, it comes out to be 1. So deviation in degree will be 45 degree. So काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। इसको हम मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रख सकते हैं। Coming to the next problem, an LCR series circuit of capacitance 2.5 nanofarad and resistance of 50 ohm is connected to an AC source of frequency 2 kilohertz. For maximum value of amplitude of current in circuit, the value of inductance is। तो maximum amplitude तब आएगा जब रेजोनेंस पे ये सर्किट ऑपरेट हो रहा होगा। तो रेजोनेंस पे सर्किट ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो 1/√LC है। दिस मीन्स 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। सो इट कम्स आउट टू बी 2π इंटू 2000, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज, बाई 1/√LC। L निकालना है और C की वैल्यू जो है वो है 62.5 इंटू 10⁻⁹ सो यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए स्क्वायर करके। L कम्स आउट टू बी 0.1 हेनरी।
सो मिली हेनरी में ये बेसिकली हो जाएगा, मिली में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 हेनरी इज इक्वल टू 1000 मिली हेनरी, सो इट कम्स आउट टू बी 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, कमिंग टू दिस लास्ट प्रॉब्लम, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन देखते हैं। इफ p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस रूट 3j कैप प्लस 2k कैप एंड q इज इक्वल टू 4i कैप प्लस रूट 3j कैप प्लस 2.5k कैप, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q इज 1/x इंटू ये चीज, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सो अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है p क्रॉस q के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले p क्रॉस q निकालते हैं। सो p क्रॉस q कैन बी फाउंड आउट बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सो डिटर्मिनेंट मेथड के लिए पहला रो i कैप j कैप k कैप हो जाएगा, दूसरा जो रो होगा वो हो जाएगा 3 रूट 3 2, एंड तीसरा रो जो होगा वो होगा 4 रूट 3 एंड 2.5। सो p क्रॉस q जब निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 3/2 i कैप j कैप बाई 2 माइनस रूट 3 j कैप। ठीक है, सो अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए p क्रॉस q का। सो यूनिट वेक्टर के लिए p क्रॉस q को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। सो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको यहां से डिवाइड करोगे, अपने को इस फॉर्म में आंसर लाना है। सो इट कम्स आउट टू बी 1/4 रूट 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 रूट 3k कैप। सो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, सो करेक्ट आंसर विल बी 4। सो सॉल्व करने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा आपको, इस वजह से इसको भी मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रखा जा सकता है। डिसेंट प्रॉब्लम है ये भी। सो ये सारे इंटीजर प्रॉब्लम्स हैं। फिर से जैसा ट्रेंड अभी तक फॉलो होता आ रहा है, इंटीजर क्वेश्चंस फिर से डिसेंट साइड में ही था। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में ही था। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको मीन्स इजी लगता है या फिर जो भी टॉपिक में आपका कमांड है, इन 10 में से उन्हीं टॉपिक को आपको पिक करना था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल ये सारे सॉल्यूशंस हैं, और पेपर देख करके फिर से ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट साइड में ही रखा जा सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते हैं। रेंज ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं, सारे के सारे 11th चैप्टर यूज किया गया है, सारे के सारे 12th चैप्टर का यूज किया गया है। सो इस वजह से मॉडरेट साइड में रखना इसको ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन आगे के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं, दूसरे अटेम्प्ट के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, टिल देन थैंक यू।